रोज पुराने खतों को देखकर फाड़ना आदत में शुमार हो गया है। आज फिर कुछ पुराने खत अलमारी में यूं बेतरतीबी से मिले। पढ़ा, कुछ देर रोया और फाड़कर शहर के इन गलियों में कहीं गुम हो गया। इनका होना भी क्या था? आखिर सहेज कर रखना भी फिजूल था। इंतजार मुकम्मल होना कहाँ था? अपने शहर से इस शहर आया तो समझा कि अपनी यादें मिटा दूंगा, लेकिन हाल वही है कि याद पीछा नहीं छोड़ती। बीते कुछ दिनों से बस यही सोच रहा था कि यादों के सामान के इन्हीं पुर्जों को फाड़ कर फेंक दूं। पिछले कुछ दिनों से तबीयत कुछ दुरुस्त नहीं है। मन बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है। ऑफिस भी जाने का मन नहीं करता है। यूं लगता है कि जैसे जीने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। ख्वाहिशों का और एहसासों का कोई आशियाना बना ही नहीं है मेरे लिए कि जिंदगी न जाने किसकी उधार लेकर आया हूं। मरने की भी हिम्मत नहीं होती है। अभी माँ बाप के कुछ वादों की बंदिशें हैं मुझ पर। चाहकर भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस ऐसे ही तड़पना लिखा है इस जिंदगी में। ये खत उस वक्त के थे जब इन्हें लिखना शुरू किया था, और शायद तब लिखने की तहजीब भी ना थी। नहीं जानता था कि किस तरह से दिल की बातें लिखी जा सकती है, और देने से इसलिए डर लगता था कि कहीं जो बचे कुचे ख्वाब है वो भी खत्म ना हो जाए। खत को दे नहीं पाया, लेकिन लिख लिख कर अपने जज्बात उस पर उतार दिया करता था, और जज्बातों की कतार यूं लग गई कि आज उसे गिनते गिनते दिन गुजर रहे हैं। न जाने कब खत्म होंगे। खतों का सिलसिला बस ऐसे ही बढ़ता गया, और जिसके लिए खत लिखता था उसकी किसी और के साथ शादी हो गई। किस्मत ने काफी मौके भी दिए थे अपने दिल की बात कहने के लिए, और ऐसा नहीं कि उसके चेहरे पर मुझे प्यार नहीं दिखा। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखते थे कि जैसे हम दोनों को एक दूसरे की फिक्र हो, और वो फिक्र आंखों में भी झलकती थी। और मैं सोचता कि कहीं ना कहीं उसके दिल में मेरे लिए कुछ है। शायद वो कहने से डरती हो, और मैं भी बिल्कुल वैसे ही था, उसे कहने से डरता था। इनमें से कुछ खत उसने पढ़े थे और अपने पास भी रखे थे, लेकिन शायद प्यार को ना कहने से वो बीच में ही रह गया। एक दिन उसने मुझे बताया कि मेरी शादी तय हो गई है, और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मैं भी उसे पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर मैं चौंक गया था। मैं सोच रहा था तो मेरे लिए क्या था? अक्सर होता है कि लड़कियों के मन की बात समझना बड़ा मुश्किल होता है। मैं भी शायद उन्हीं लोगों में से था। कॉलेज के कई दोस्त इस बात पर गुरूर किया करते थे कि वो लड़कियों को समझना जानते हैं, उन्हें इम्प्रेस करना जानते हैं। उसके बाद जिंदगी में किसी लड़की ने मुझसे बात नहीं किया। कोई भैया कहती तो कोई बस किसी काम से, नोट्स या फिर थीसिस के बहाने से मुझसे बात किया करती थी, और कुछ ऐसी निकली जो सिर्फ यूज करने के लिए बातें करती थी। मेरे दिल का हाल बयान उनके बस में जानना नहीं था। इसी तरह वक्त गुजरता गया, और मैं अपने शहर को छोड़कर इस बड़े से शहर में आ गया। और इस बड़े से शहर में मैं उतना ही अकेला हूं जितना कि यहाँ इस शहर के समंदर के पास वो लाइट हाउस है। अब सिर्फ 2 खत बचे हैं, और शायद उसके बाद सारे दुख और सारे गम दूर हो जाएंगे। तब शायद हो सकता है कि दिल को तसल्ली मिल जाए। ये सब सोचता हुआ मैं शाम की एक चाय पीकर पार्क की तरफ चल पड़ा। सूना सा बेंच देखकर वहीं पर बैठ गया। कुछ बच्चे आसपास खेल रहे थे। सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा था। सब कितने ताजो तरीन लग रहे थे। सबके चेहरे पर जीने की उमंग थी, लेकिन मैं था कि जैसे यहाँ इस पार्क के पास बिल्कुल किसी बुत की तरह बैठा हूँ। मुझे यहाँ की हरियाली बिल्कुल भी नहीं भा रही थी, क्योंकि मेरे दिल की ज़मीन बिल्कुल बंजर हो चुकी थी। इसी कश्मकश में मैं डूबा हुआ कि अचानक अपनी पीठ पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो अनजान सा लेकिन जाना पहचाना सा चेहरा मेरे सामने था। गौर से देखा तो याद आया कि ये हमारे फ्लैट में ही रहती है, बहुत कम निकलती है। पड़ोस के शर्मा अंकल काफ़ी तारीफ़ करते हैं इस लड़की की। खैर, मैंने कभी ना उससे बात की थी और ना ही कभी फ्लैट के बारे में कुछ पूछा था। कभी हमारी इस तरह से बात नहीं हुई थी, लेकिन आज मैं इस लड़की को यहाँ देखकर काफ़ी हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं मैंने फ्लैट का दरवाज़ा कहीं खुला तो नहीं छोड़ दिया है। वो मेरे सामने आई और बैठ गई। उसने कहा,
आप शायरियाँ बहुत अच्छी लिखते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। चिट्ठियों पर तो अपने दिल का हाल बयान आपने कर दिया, लेकिन आपने अपने दिल की बात कभी नहीं कही। मैंने कहा, कौन सी चिट्ठी और आपको कैसे पता? उसने कहा कि मेरा नाम रिधि है। शायद आपने कभी मेरा नाम पूछा नहीं होगा, लेकिन आपके बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ और आपके लिखने के अंदाज से यूँ लगता है कि छाया बहुत खूबसूरत थी। मैंने कहा, हाँ खूबसूरत तो थी, लेकिन अब वो किसी और की अमानत है। खैर जाने दीजिए, लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? उसने कहा कि दिल की बात कोई कह जाता है, लेकिन समझने वाले बहुत कम होते हैं। काश कोई इस तरह से अपने दिल की बात मुझसे कहता, तो शायद मैं बिना कुछ पूछे उसका हाथ थाम लेती। लेकिन छाया ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? मैंने कहा, नहीं नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो एक्चुअली में मैं ही कुछ दबा दबा सा रहता था। इस डर में रहता था कि शायद कहीं बात ना बिगड़ जाए। उसने कहा कि जब हम कुछ नहीं कहते हैं तो शायद ही बात बिगड़ती है। कहने से कम इतना तो होता है कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं कि नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मैंने भी कोशिश की थी। लेकिन क्या करें, समझना हर किसी को नहीं आता और मैं किसी को समझा नहीं सकती थी। रिधि ने कहा कि ये लीजिए आपके लेटर्स। मैंने कुछ कुछ पढ़ा है, लेकिन जो भी आपने लिखा है बहुत खूबसूरत है। मैंने रिधि को थैंक्स कहा। मैंने कहा, न जाने आज कितने टाइम के बाद कोई मेरे सामने बैठा है। चलो दोस्ती सही, लेकिन अच्छा लगा। आज कह सकता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, फ्लैटमेट भी है मेरे साथ। मेरे इतना कहने से रिधि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाकई में रिधि बहुत खूबसूरत थी। वो मुझे कितनी आसानी से समझ गई थी। रिधि ने मुझसे कहा, कोई बात नहीं, मैं भी इस शहर में अकेली हूँ, हम शाम को यहाँ पास वाले ही टी स्टॉल में चाय पीने के लिए आ सकते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो। मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वैसे भी मैं शाम के टाइम में थोड़ा फ्रेश होने के लिए यहाँ पार्क में आ जाया करता हूँ। एंड थैंक्स अ लॉट आपकी कंपनी के लिए। उस चाय की मुलाकात के बाद से रिधि और मैं हमेशा के लिए खो गए। अभी मैं ऑफिस से आकर अपनी बालकनी में बैठा हूँ और रिधि के चाय का इंतजार कर रहा हूँ। बेशक आपके दिल की बात कोई समझे ना समझे, लेकिन एक वक्त जिंदगी में ऐसा आता है जब कोई समझने वाला आता है और वो बिना किसी टीएनसी के, किसी शर्त के आपके साथ के लिए तैयार हो जाता है और उस एक इंसान के साथ आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है।